हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने इस सेगमेंट में जिसमें हम प्रॉपर्टी डेविएशन और उसको मिटिगेट कैसे करते हैं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रॉपर्टी डेविएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर दिए हुए हैं जिसमें हमने प्रॉपर्टी डेविएशन और उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है के बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इसमें हाई एक्सटेंशन वायर इज गोइंग अबव द प्रॉपर्टी और सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें हम ये बोलने चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफर्ड कोलेटरल है उसके ऊपर से कोई हाई एक्सटेंशन वायर जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए एक डेविएशन है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी है उसका मार्केट वैल्यू को अफेक्ट कर रही है। तो चलिए हम बात करेंगे कि इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है और इस तरह के अगर आपके पास डेविएशन आते हैं तो उस पर कैसे कॉल लिया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले जो हमें इसमें ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी का लैंड वैल्यू है वो कितना है। अगर आपकी लैंड वैल्यू उसमें अच्छी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लैंड वैल्यू उसमें 50 लाख रुपए की है और उसे आप 10 लाख या 20 लाख का लोन दे रहे हैं, तो आप उससे कहीं ना कहीं उस चीज़ से सिक्योर है। तो आपको सबसे पहले उसकी लैंड वैल्यू पता करनी है एज़ पर द लोकल मार्केट, और वहाँ के बिल्डरों से उसका रेफरेंस चेक करना है कि हाँ जी एक्चुअल में प्रॉपर्टी की लैंड वैल्यू इतनी है या नहीं है। एंड देन आपको उस पर जब डिसीजन लेना है तो ये रिस्ट्रिक्ट करना है कि जो लैंड वैल्यू है उस आप एलटीवी को उस तक रिस्ट्रिक्ट करें। मतलब अगर आपकी लैंड वैल्यू 20 लाख रुपए की है तो मैक्सिमम आप उसे 20 लाख रुपए तक का ही लोन दें। तो आपको एलटीवी लैंड वैल्यू तक ही रिस्ट्रिक्ट रखनी है। देन हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, जिस पे हम ये बोल रहे हैं कि जो हाई एक्सटेंशन वायर है उस हाई एक्सटेंशन वायर की हाइट क्या है, कि वो 20 फुट से जा रही है, 10 फुट से जा रही है। उसमें हम ग्राउंड प्लस फर्स्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर भी वायर जा रही है। तो हम उससे चेक करेंगे कि ग्राउंड प्लस G+1 के बाद वायर जा रही है या G+2 के बाद वायर जा रही है, सो दैट कि आप उसमें 1 फ्लोर 2 फ्लोर बना सकते हैं। अगर आप 1-2 फ्लोर बना पा रहे हैं तो आप ये समझिए उसमें लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन भी ऐड ऑन हो जाएगा और उससे आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो आपको दूसरा ये चेक करना है कि जो नियर बाय प्रॉपर्टी है वो नियर बाय प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर क्या है। सेम जैसे क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी से जा रही है तो ओबियसली किसी न किसी लेफ्ट राइट साइड किसी न किसी प्रॉपर्टी के ऊपर से और जा रही होगी। तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो बगल में प्रॉपर्टी बनी हुई है उसने कितना बनाया हुआ है। उसने G+1 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या G+2 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या G+3 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर उनका उतना बना हुआ है तो ओबियसली आप भी उतना बना, आपका जो कस्टमर है वो भी उतना बना सकता है और उसकी लैंड वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू बढ़ सकती है। तो दोनों को आप चेक करते हुए आपको नियर बाय भी चेक करना है और आपको अपने जो ऑफर्ड स्ट्रक्चर कोलेटरल है उसका स्ट्रक्चर भी चेक करना है। इसके साथ साथ अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप उसमें एक एडिशनल कोलेटरल की डिमांड कर सकते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर आपके पास कोई एडिशनल प्लॉट पड़ा हुआ हो या फिर कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसे भी आप मॉर्गेज कर दीजिए, सो दैट आपका केस स्ट्रांग हो जाए। उसके अलावा अगर ये एडिशनल कोलेटरल नहीं मिलता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप फिर उनको कहिए कि हम आपके साथ एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज करेंगे जिससे कि हमारा लोन सिक्योर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है, कि जब आपका कस्टमर और बैंक दोनों सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उस ऑफर्ड कोलेटरल के ऊपर एक मॉर्गेज क्रिएट कर देता है। मतलब एक तरह से ये बोलता है कस्टमर कि जी हमारा लोन हमने आपके बैंक से लोन लिया है, इन केस अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं लायबल रहूँगा पे करने के लिए, और अगर वो ऐसा मैं पे नहीं कर पाता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो नीलामी की जा सकती है। वो कोर्ट के रूप में एक डिक्लेरेशन सबमिट हो जाता है जिसे हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो आप वो भी करवा सकते हैं जिससे आपका ये जो डेविएशन है काफ़ी मिटिगेट हो जाएगा। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट डेविएशन की तरफ बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेविएशन है उसमें हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो 100 मीटर्स दूर है हमारे रेलवे ट्रैक से। तो जनरली ये देखा गया है कि रेलवे ट्रैक जो है वो आजकल शहरों के बीच में से निकल जाती हैं या गाँव के बीच में से निकल जाती हैं, और जो ट्रैक है ट्रैक से आपके जो घर की दूरी है एज़ पर लॉ मिनिमम 3 मीटर की तो होनी ही चाहिए। जो आपके ट्रैक के बाद में आपने देखा होगा एक वॉल खींची हुई होती है, वो एक दीवार बनाई होती है, उस दीवार से आपकी प्रॉपर्टी मिनिमम 3 मीटर से दूर होनी चाहिए। तो ये हमारा रेलवे का लॉ बोलता है कि इतना डिस्टेंस तो मैंडेटरी है। बट आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है मिनिमम 50 मीटर या 100 मीटर दूर हो, सो दैट कि उसकी मार्केटेबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी रहे। बिकॉज जनरली होता क्या है कि जब प्रॉपर्टी रेलवे ट्रैक के पास होती है तो उसकी मार्केटेबिलिटी और उसको प्रोस्पेक्टिव बायर मिलने में दिक्कत आती है। बिकॉज डिफ़ॉल्ट के केस में आप उसे जब बेचने जाएंगे तो हर बंदा उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि एक तो जब भी ट्रेन वहाँ से जाती है तो प्रॉपर्टी पूरी वाइब्रेट होती है, हिलती है, चाहे आपने कितनी भी स्ट्रांगली बनाया हुआ हो।
और दूसरा उसमें साउंड पोल्यूशन होता है, जब भी वहाँ से कोई रेल पास होएगी तो वो अपना हॉर्न मारेगी, जिससे प्रॉपर्टी में नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 100 लोगों में से ओनली 30-40 लोग ही इंटरेस्टेड होंगे ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको एक दो डिस्टेंस चेक करना है, और आपको ये चेक करना है कि नियर बाय जो प्रॉपर्टी है उन्होंने किस शेप में बनाया हुआ है और उनका कितनी दूरी पे है वहाँ पे प्रॉपर्टी, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो अदर प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन्होंने भी सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो उतनी ही दूरी पे बने हुए हैं। फिर आपको ये चेक करना है कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एमिनिटीज़ जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, और जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, सीवर हो गया, नाली हो गई, ये सब गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी पे प्रोवाइड की हुई है या नहीं हुई है। अगर वो प्रोवाइडेड है तो इट मीन्स वो गवर्नमेंट से वैलिडेटेड है और उस प्रॉपर्टी में डिमोलिशन के कोई चांसेस नहीं हो सकते हैं इन फ्यूचर। देन आपको ये चेक करना है कि उसमें हाउस टैक्स रिसीट भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। हाउस टैक्स रिसीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे कस्टमर के नाम पे है या नहीं है, और वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। देन आपको ये देखना है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हैं केस में, उसमें प्रॉपर्टी की क्या मार्केट वैल्यू आई है वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर, और उस वैल्यूएशन रिपोर्ट का जो वैल्यूएशन अमाउंट आया है आपका, उसका मैक्सिमम 35-40% तक का ही आपको लोन ऑफर करना चाहिए इस टाइप की प्रॉपर्टी में, क्योंकि कल को डिफ़ॉल्ट के केस में आप उसे ईजिली सेल आउट करके अपने जो अमाउंट आपने फंड किया है उसको रिकवर कर पाएँ। अगर आपको इसमें हायर अमाउंट के लिए जाना है तो आपको उसमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज का सजेशन लेना चाहिए कि आप उसमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज के साथ जाएं, सो दैट के आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाए और इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप उस चीज़ को आसानी से रिकवर कर पाएँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लो, मतलब उस जो हम ऑफर्ड कोलेट्रल हमारे पास आया है उसके नियर बाय जो है बसावट कम है, कम घर बने हुए हैं, और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत मिनिमम रह रही है, जिसमें 5 से 10% ही पॉपुलेशन है। तो जनरली ये अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है जहाँ पे न्यू कटिंग होती है कॉलोनीज़ की, कोई नया गांव बस खेत बिक के, जो नए खेत बिक के उसकी कॉलोनाइजर होती है, उसकी कटिंग होती है, तब उस सिचुएशन में ऐसी केसेस आते हैं। तो आपको उसमें ये चेक करना है कि जब भी वो कॉलोनी कटी उसके कॉलोनाइजर में उसमें प्रॉपर बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं, रोड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, पानी की फैसिलिटी है, और जो गवर्नमेंट अम्यूनिटीज़ हैं जैसे सड़क हो गई आपकी, नाली की सुविधा, सीवर की सुविधा, वाटर की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, ये सुविधा दी गई है या नहीं दी गई है। देन आपको चेक करना है कि जो ऑक्यूपेंसी है नियर बाय, तो चलो लो है बिकॉज आपका जो खेत है वो नियर में कटा है, बट उसके विद इन 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में क्या सिचुएशन है, वहाँ आसपास में कोई गांव बसा हुआ है, आसपास में कोई कॉलोनी है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-10, 20-20 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं और उसके बाद आपका कोई 1, 2 या 3 मकान है वहाँ पे आप फंड कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है और वो सेलेबिलिटी में भी कल को और कलेक्शन में भी कल को काफ़ी इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि नियर बाय कोई सिटी अवेलेबल है और आपका जो ऑफर कोलेटरल है वो उसके 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही है, सो दैट कि कल को उसकी मार्केट वैल्यू जैसे जैसे पॉपुलेशन वहाँ मूव होगी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी आपके पास ऑफर हो रही है उसका एरिया जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है और जो फिजिकल नापने पे जो अवेलेबल हुआ है वो मैच कर रहा है, और बाउंड्रीज जो लेफ्ट राइट साइड, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, ये सारे साइट और डॉक्यूमेंट से मैच करने होने चाहिए। प्रॉपर्टी जो है वो कस्टमर की सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, रेंटेड या वेकेंट प्रॉपर्टी ना हो। एंड लास्ट में आपको ये चेक करना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी ऑनरशिप आपके कस्टमर की होनी चाहिए, और जो ई मीटर पे जो CA नंबर होता है, जो मीटर नंबर होता है, मीटर नंबर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के मीटर नंबर से मैच कर रहा है। तो ये इन चीज़ों से देखते हुए आप इस डेविएशन को मिटिगेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें मैंने तीनों डेविएशन की बात करी है। मैं एक रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी डेविएशन हाई एक्सटेंशन वायर की, जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर से हाई एक्सटेंशन वायर जा रही है। देन हमने बात करी इसमें नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है उसके नियर बाय ट्रैक है प्रॉपर्टी के। देन हमने बात करा इसमें कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बसावट 5 से 10% है उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और इसको लाइक